दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का आपका पहला सवाल है कि हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। शेक्सपियर के लिए एक सही रास्ते का निर्माण किसने किया? जेम्स द सिक्स, एलिजाबेथ, यूनिवर्सिटी विट्स या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यूनिवर्सिटी बिट्स। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि हु फर्स्ट यूज्ड या क्वाइंड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स। दोस्तों जरूर जवाब दीजिएगा, आगे इसका आंसर मिलेगा आपको। विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग टू। दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी विट्स का जो कंसेप्ट आया था, जो लोग दो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, किस सेंचुरी में आते हैं? तो आपको मालूम है कि ये लोग इलिजाबेथन एज में आते हैं। तो इलिजाबेथन एज में आते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा आपका बी, 16th सेंचुरी। अगला सवाल है कि अप विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो टूक हिज एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ही लीडर थे यूनिवर्सिटी विट्स के। अब वहां पे जो भी 7 लोग थे वो दो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। एक था आपका कैम्ब्रिज और दूसरा था आपका ऑक्सफोर्ड, इसलिए इनको हम ऑक्सब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, विटेनबर्ग, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं ये कैम्ब्रिज से पढ़े थे। दोस्तों 3 लोग कैम्ब्रिज से पढ़े थे और 3 लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे। और एक थे जिनका नाम था थॉमस किड, ये दोनों यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे। जो भी यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, इन दोनों यूनिवर्सिटी से उनकी एजुकेशन नहीं थी, फिर भी उनको हम यूनिवर्सिटी ऑफ ईट्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो कैम्ब्रिज से पढ़ने वाले लोग थे, इन बस इन्हीं 3 का आप नाम याद कर लीजिएगा तो और लोग का भी काम चल जाएगा। जैसे 3 ऑक्सफोर्ड से और 3 कैम्ब्रिज से। तो कैम्ब्रिज से तो एक आपको मिल गया क्रिस्टोफर मार्लो, सी से क्रिस्टोफर और सी से कैम्ब्रिज, और 2 लोगों का नाम याद कर लीजिए। और इसके अलावा जो लोग बच जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑक्सफोर्ड के। तो इसमें आते हैं आपके रॉबर्ट ग्रीने। कौन आते हैं दोस्तों? रॉबर्ट ग्रीने। और एक दूसरा जो आपका नाम है थॉमस नेस, THOMAS, थॉमस नेस। दोस्तों जब आप किसी चीज को सुनते हैं, उसी चीज को लिखते हैं, उसी चीज को देखते हैं, तो वो चीज आपको एज इट इज आपकी कॉन्शियस ऑफ माइंड में बैठ जाता है। इसीलिए वीडियो को सिर्फ देखिए ही नहीं, बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे दोस्तों उसको नोट्स भी कीजिए। अगला सवाल है कि विच राइटर समटाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स। किस राइटर को कभी कभी यूनिवर्सिटी बिट्स के रूप में कंसिडर किया जाता है? तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि एक ऐसे राइटर थे जो दोनों यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, जैसे जॉन लिली, थॉमस लॉज, थॉमस कीड और जॉर्ज पीले। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? थॉमस कीड। और ये याद कैसे रहेगा? देखिए किड, किड मीन्स क्या होता है? बच्चा। तो जब बच्चा था तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, दोनों यूनिवर्सिटी में नहीं गया, तो यही जो था जो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा। कैम्ब्रिज से पढ़ने वाले लोग थे आपके क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीने और थॉमस नेस। इसके अलावा जो 3 लोग बचते हैं वो थे ऑक्सफोर्ड के। तो यूनिवर्सिटी बिट्स में 7 राइटर का एक ग्रुप है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हु रोट द प्ले डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस एक प्ले था, इसको किसने लिखा था? इसके लिए ऑप्शन है जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज और थॉमस कीड। दोस्तों ये सभी लोग यूनिवर्सिटी बिट्स थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो, जो कैम्ब्रिज से पढ़े थे। दोस्तों यदि हम बात करें क्रिस्टोफर मार्लो की, तो इनकी एक और 2 प्ले है, याद रखिएगा। द मैसेक्री ऑफ पेरिस, द मैसेक्री ऑफ पेरिस, द मैसेक्री ऑफ पेरिस। इसके अलावा है द ज्यू ऑफ माल्टा। ठीक है दोस्तों, द ज्यू ऑफ माल्टा, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हाँ, आपका कोई खर्च नहीं लगता, एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिए। हु रोट द प्ले फ्रायर बेकन। दोस्तों फ्रायर बेकन एक प्ले है, इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट ग्रीनी, जॉन लिली, मार्लो या किड, किड मतलब थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो।
तो दोस्तों 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट ग्रीने। तो रॉबर्ट ग्रीने लिखे थे फ्रायर बेकन। अगला सवाल है कि हु रोट द प्ले द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। तो द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस किसने लिखा था? ऑप्शन है रॉबर्ट ग्रीने, दो बार दोस्तों ऑप्शन हो गया है, यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो कर लेंगे, जॉर्ज पीले और जॉन लिली। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का सी, जॉर्ज पीले। पीले से क्या हो जाएगा दोस्तों? पेरिस। हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेडजी। दोस्तों स्पेनिश ट्रेडजी बहुत ही फेमस रचना है यूनिवर्सिटी बीट्स के राइटरों में, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है आपका जॉन लिली, थॉमस नेस, थॉमस कीड और रॉबर्ट ग्रीने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस कीड। कीड डी से आपका थॉमस ट्रेडजी, डी से ट्रेडजी। आप जैसे भी हो याद कीजिएगा, थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेडजी है। हु यूज द टर्म यूनिवर्सिटी बीट्स? क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, रॉबर्ट ग्रीन या जॉर्ज सेंट्सबरी। तो दोस्तों जॉर्ज सेंट्सबरी ही करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बीट्स का जो टर्म है इसको यूज किया था, डिफाइन किया था। Shakespeare's play Hamlet followed the genre found in the English by Thomas Kidd's play Medea and the Woman, Looking Glass for London, फ्रायर बर्गे या द स्पेनिश ट्रेडजी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका द स्पेनिश ट्रेडजी। ये थॉमस किड की प्ले है। इट इज अन ओल्ड सेइंग, इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो डैश डैश। दोस्तों यहाँ पे जो खाली स्थान है भरना है, मिल्टन, कीड, शेक्सपियर या जॉन लिली। तो दोस्तों पहला ही सवाल था कि शेक्सपियर के लिए पाथ को किसने तैयार किया, रास्ता को किसने तैयार किया। तो वहां पे आपको आंसर क्या मिला दोस्तों? यूनिवर्सिटी बीट्स। तो यहीं से आपका ये आंसर आता है कि यहाँ पे इफ देयर इज नो मार्लो, मार्लो एक यूनिवर्सिटी बीट्स से, देयर इज नो शेक्सपियर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। Which age in English literature is called nest of singing bird? Nest of singing bird, the golden age of English literature, चौसस एज, इलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज या रोमांटिक एज। तो दोस्तों सभी कोई जानते होंगे कि करेक्ट आंसर होगा आपका इलिजाबेथन एज। विच सेंचुरी ज्यूल्स मैचलेट बिलोंग्स टू? सॉरी दोस्तों, विच कंट्री। दोस्तों इसके पहले वाले सेशन में इस सवाल का हम गलत एक्सप्लेनेशन दिए थे, वहां पर हम आपको जर्मनी बताए थे जो गलत है। इसका सही जवाब होगा जो ज्यूल्स मैकलेट थे, ये फ्रांस के थे और इन्होंने पहली बार जो आपका रीनेसां का टर्म है इसको डिफाइन किया था और यूज किया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हेन सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लैंड में सोनेट को कब इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब पहली बार इंग्लैंड में सोनेट का प्रयोग कब हुआ? अर्ली 15th सेंचुरी या लेट 15th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी या लेट 16th सेंचुरी। तो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर अर्ली 16th सेंचुरी। हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ इटालियन सोनेट एंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड? शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, हेनरी होवार्ड या थॉमस वेट। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा थॉमस वेट। दोस्तों इस सवाल को 2019 के भी एग्जाम में आपके बिहार स्टेट में पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ इलिजाबेथन एज? तो इलिजाबेथन एज जो हाइट ऑफ रिनेसा के लिए जाना जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड, उस समय के पहले सोनेटियर कौन थे? इसके लिए ऑप्शन है शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, हेनरी होवार्ड या थॉमस वेट। तो दोस्तों आपका 53 का करेक्ट आंसर होगा फिलिप सिडनी। अगला सवाल है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनी सोनेट? एस्ट्रोफल, स्टेला, एस्ट्रोफल एंड स्टेला या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो अलग अलग है, ये अलग अलग नहीं, एक साथ इनका एक सोनेट का सीरीज आता है, सीक्वेंस आता है, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। तो 54 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। दोस्तों याद रखिएगा इस एस्ट्रोफल एंड स्टेला में यदि हम सोनेट की बात करें तो इसमें 108 सोनेट थे और वहीं पे
इसमें कुछ सॉन्ग्स भी थे और उनकी संख्या दोस्तों थी 11। तो 11 सॉन्ग्स और 108 सॉनेट्स थे एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला में। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स ऑफ स्पेंसर? दोस्तों एडमंड स्पेंसर के सॉनेट्स के कलेक्शन का टाइटल क्या था? पिनीलॉप, अमरूति, द ओल्ड वाइफ्स, द फ्रायर। तो दोस्तों अमरूति करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसमें याद रखिएगा 89 सॉनेट्स थे। याद दोस्तों 89 सॉनेट्स थे। अगला सवाल इसी पे है कि हाउ मेनी सॉनेट्स आर देयर इन अमरूति? अमरूति में कितने सॉनेट्स थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का आपका सी 89। हाउ मेनी क्वार्टेंस आर फाउंड इन इंग्लिश सोनेट? इंग्लिश सोनेट में दोस्तों कितने क्वार्टेंस पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा क्वार्टेंस में 4 लाइन होते हैं। जैसे आपका हम बात करें इंग्लिश सोनेट, थोड़ा इसका हम आपको राइम स्कीम ही बता देते हैं। याद रखिएगा इंग्लिश सोनेट का एक होता है आपका राइम स्कीम ए बी ए बी सी डी सी डी। याद कर लीजिएगा ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो आपका ये 4 लाइन का जो है यही तो आपका क्या है दोस्तों? क्वार्टेंस है। तो ये 4 लाइन का क्वार्टेंस है। तो हम क्या आंसर बताएंगे यहाँ पे? 3 क्वार्टेंस। ठीक है दोस्तों 12। और एक इसमें आता है कॉपलेट जिसको हम कंक्लूडिंग लाइन बोलते हैं। तो कॉपलेट में दोस्तों 2 लाइन होता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट में कितने कॉपलेट होते हैं? तो एक दोस्तों इसमें आपका कॉपलेट होता है। वेयर एज यहीं पे हम बात करें स्पेंसियर सोनेट की राइम स्कीम की, तो दोस्तों इसका भी आप लोग राइम स्कीम याद रखिएगा स्पेंसरियन सोनेट की। ए बी बी ए ए सी डी सी डी सी डी। ये आपका स्पेंसरियन सोनेट का राइम स्कीम है। ये आपका इंग्लिश सोनेट कहिए या शेक्सपियरियन सोनेट कहिए उसका राइम स्कीम है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा और इसका आंसर आप दोस्तों समझ पाए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम अपने एक दोस्त के पास जरूर दोस्तों शेयर कीजिएगा। हु रोड द कलेक्शन ऑफ सोनेट? द टाइटल आइडियाज मिरर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडियाज मिरर जो सोनेट का एक कलेक्शन है, एक सीक्वेंस है, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन है इसके लिए स्पेंसर, हेनरी होवार्ड, फिलिप सिडनी या माइकल ड्रायटन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका माइकल ड्रायटन। अगला सवाल है कि हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ इलिजाबेथन एज? दोस्तों इलिजाबेथन एज का सबसे ग्रेटेस्ट सोनेटियर कौन था? दोस्तों इसके पहले एक सवाल आया था फर्स्ट सोनेटियर, वहां पे आप बताएं फिलिप सिडनी, और यहाँ पे है ग्रेटेस्ट सोनेटियर। तो फर्स्ट और ग्रेटेस्ट में अंतर है दोस्तों। तो ग्रेटेस्ट सोनेटियर जो थे दोस्तों वो थे आपके विलियम शेक्सपियर। इन्होंने 154 सोनेट लिखा था, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे माइकल ड्रायटन का क्या है? आइडियाज मिरर। सर फिलिप सिडनी का स्ट्रॉफल एंड स्टेला। अगला सवाल है बेकन वाज द चाइल्ड डेस्टेस मूवमेंट? किस मूवमेंट को चाइल्ड कहा जाता है बेकन को? ऑप्शन है रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट, रीनेसा या रेफेलाइट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रीनेसा। विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बेकन यूज्ड इन हिज एसे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बाइबलिक, पोएटिक, डिस्क्रिप्टिव या एप्रोस्टिक स्टाइल? दोस्तों एप्रोस्टिक स्टाइल के लिए फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं। फ्रांसिस बेकन को हम फादर ऑफ इम्प्रेसिज्म या इंग्लिश एसे के रूप में भी जानते हैं। हुज एसे आर कॉल्ड अ हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम? दोस्तों इनके ऐसे इतने इंफॉर्मेटिव है, इतने अच्छे हैं कि इन्हें हम अ हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम के नाम से जानते हैं। किनकी है? बेकन, मार्लो, मोंटेगन या पेट्राक? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फ्रांसिस बेकन। विच इंग्लिश राइटर सेड इंग्लिश इज अ वल्गर लैंग्वेज एंड वुड बी सो एवर? इंग्लिश एक वल्गर लैंग्वेज है और हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। ये कोट किसका था, किसने कहा था? सिडनी, हैजलिट, बेकन या टी.एस. इलियट? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। इन विच ईयर बेकन एसे फर्स्ट अपीयर्ड? पहली बार बेकन के ऐसे कब आए थे? तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं।
बेकन का जो एसे था वो 3 सीक्वेंस में आया था, 3 एडिशन में आया था। यदि हम फर्स्ट एडिशन की बात करें तो यह आया था आपका 1597 में। दूसरा जिनका एडिशन था दोस्तों वो था आपका 1612 में। ये सेकेंड था एडिशन 1612 में। और जो थर्ड एडिशन था इनका वो आया था आपका 1625 में। कब आया था दोस्तों? 1625 में आया था। और जब भी आया था तो कुछ बुक्स के साथ आया था। तो फर्स्ट एडिशन में दोस्तों 10 ऐसे थे। कितने ऐसे थे? 10। सेकेंड एडिशन में दोस्तों 38 ऐसे थे। और थर्ड जो एडिशन आया था इसमें 58 ऐसे थे। तो फर्स्ट में 10 एसेज जो 1597 में आया था। सेकेंड 1612 में आया था जिसमें 38 ऐसे थे। और 1625 में जो थर्ड ऐसे आया एडिशन आया दोस्तों इसमें 58 ऐसे थे। तो दोस्तों इसका जवाब आप बताइए क्या होगा? इन विच ईयर बेकन्स फर्स्ट एसेज फर्स्ट एपियर्ड, पहली बार कब एपियर्ड हुई? 1612, 1622, 1625, 1597। तो बताने की जरूरत नहीं है। 1597 में पहला आया था दोस्तों, 1612 में दूसरा आया था और 1625 में तीसरा आया था। 1597 में 10 एसेज थे, 1612 में 38 एसेज थे और 1625 में 58 एसेज थे। तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगला है विच इज ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन क्या था? 65 नंबर आपका जो सवाल है इसका आपको बताना है जवाब। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए यदि आपको मालूम है कि 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल, लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल, या रोमन ट्रांसलेशन या ग्रीक ट्रांसलेशन। तो दी अथराइज्ड वर्जन जो है दोस्तों किंग जेम्स से संबंधित है, जिन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कराया था। तो करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज ऑल्सो नॉन एज। जो आपका दी ऑथराइज्ड वर्जन बाइबल का है इसको एक और नाम से हम जानते हैं, किंग एडवर्ड बाइबल, किंग जेम्स बाइबल, किंग हेनरी दी एट बाइबल, या किंग हेनरी बाइबल। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे किंग जेम्स बाइबल। दोस्तों इन्होंने ही बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए एक टीम का गठित किया, जो लोग काम इस पे शुरू किए। उसी पे आधारित सवाल है इन विच ईयर ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन इंग्लिश स्टार्टेड। दोस्तों 47 सदस्यों की एक टीम थी जिन्होंने 1604 में इसका ट्रांसलेशन शुरू किया इंग्लिश में, और 1611 में दोस्तों इसको कंप्लीट किया। ठीक है दोस्तों। तो इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश स्टार्टेड, वो होगा आपका पहले 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1604। 67 का क्या होगा दोस्तों? 1604। अगला सवाल है कि हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द कमिटी ट्रांसलेट क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश। यहाँ पे हो दोस्तों इनटू इंग्लिश, दैट ट्रांसलेट क्रिश्चियन में इंग्लिश। 45 स्कॉलर्स, 46 स्कॉलर्स, 47 स्कॉलर्स। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 68 का 47 स्कॉलर्स। हाउ मेनी बुक्स आर इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। तो दोस्तों बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट था उसमें कितने बुक थे? उसमें थे 39 बुक। और वहीं पे हम न्यू टेस्टामेंट की बात करें दोस्तों तो उसमें मात्र 27 बुक्स थे। तो ओल्ड में 39 और न्यू में 27। अगला सवाल है कि द ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज इन लैंग्वेज। दोस्तों बाइबल का जो ओरिजिनल भाषा थी, मतलब सबसे पहले बाइबल को किस भाषा में लिखा गया था? ग्रीक, रोमन, इंग्लिश या हिब्रू। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका हिब्रू। बाइबल को हिब्रू भाषा में लिखा गया था दोस्तों। अगला सवाल है कि हाउ मेनी बुक्स आर इन द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट था इसमें कितने बुक्स थे? तो इसमें आपका बुकों की संख्या थी 27। इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वाज डन। दोस्तों हिब्रू भाषा में से पहली बार किस भाषा में इसको बाइबल को ट्रांसलेट किया गया? ग्रीक, रोमन, लैटिन या नॉन ऑफ दिस। तो पहली बार हिब्रू से रोमन में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है दोस्तों। हु ट्रांसलेटेड फर्स्ट टाइम ऑफ द बाइबल। सबसे पहले बाइबल को किसने ट्रांसलेट किया? सेंट निकोलस, सेंट जीरोम, सेंट एंड्रोस या सेंट क्रिस्टोफर। तो सेंट जीरोम ने पहली बार बाइबल को दोस्तों ट्रांसलेट किया था। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।